जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, हर एक वैकेंसी के साथ साथ अब आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है हिंदी की। हालांकि इस चैनल पर दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हो, हिंदी की सभी क्लासेस चलती हैं और निम्न पहलू से लेकर उच्च पहलू तक के जो प्रश्न होते हैं, जिन अनछुए पहलू को आप छूने का प्रयास करते हो पर छू नहीं पाते हो दोस्तों, उन अनछुए पहलू तक हम छूने का प्रयास कराएंगे। परेशान मत होइएगा दोस्तों। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट होंगे, चाहे वो हम कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई वैकेंसी होगी, जूनियर असिस्टेंट, चाहे वो यूपी पुलिस के बच्चे होंगे, यूपीएसआई के बच्चे होंगे, लेखपाल के बच्चे होंगे, शिक्षक भर्ती के कोई भी स्टूडेंट होंगे, प्रिय साथियों, इसके साथ साथ टेक्निकल की जितनी वैकेंसियां होती हैं, चाहे वो बिहार पीसीएल हो, चाहे यूपी पीसीएल हो, जेईई की वैकेंसी जहां जहां हिंदी आती है दोस्तों, हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसके साथ साथ ऑलरेडी आपको इतना याद रखना है, कहीं अलग से कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं। आपको निःशुल्क मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो आप शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से कंटेंट नहीं पाते हो। एक बार जरूर देखिएगा, हर जगह पढ़ लेने के बाद एक बार जरूर विजिट करिएगा। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने जो रूबरू मुखातिब हुआ है, क्या वो बातें सही है। मैं रियली बता दूं दोस्तों, एक बार पढ़ने के बाद ना नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक जरूर करके जाना। अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बार पढ़ोगे ना, छुप छुप कर देखोगे। अब ज्यादा आपसी वार्तालाप ना कर हम अपने बिंदु पर आते हैं। और ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, जो किसी ने नहीं बताया है, जो हर प्रकार के आप पैसे देकर कहीं खरीदते हो ना दोस्तों, पढ़ते हो, वो सारी चीजों का डाउट फ्री में दे रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हम बात करेंगे यूपी पुलिस के बच्चों के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों के लिए, चाहे हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों वर्ण विचार। और वर्ण विचार के ठीक ऊपर का पोर्शन जो होता है दोस्तों, जैसे वहां ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, भाषा क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा के बारे में प्रश्न आता है, मातृभाषा क्या होता है, उपभाषा क्या होती है, बोलियां क्या होती है, राजभाषाएं कितनी होती हैं, दर्जा इसके आर्टिकल के अंतर्गत क्या होते हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, आरोपी परिवार की भाषा क्या है, लिपि क्या है, तमाम भूमिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट, याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर वर्ण विचार स्टार्ट करिए। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा स्टूडेंट, वर्ण विचार का चलेगा। और ये टॉपिक जब तक नहीं खत्म हो जाएगा तब तक चलेगा, परेशान मत होना। और मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं दोस्तों। आइए फटाफट देखते हैं वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार का स्टूडेंट दूसरा नाम जानते हो क्या है? वर्ण विचार को और क्या कहा जाता है? वर्णमाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब वर्ण विचार और वर्णमाला का क्या तात्पर्य है? दोनों का मतलब सेम होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसको पहले हम तोड़ तोड़कर पढ़ते हैं। क्या है वर्णमाला? वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखना, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है स्टूडेंट। पर इतनी बड़ी रामायण कैसे याद करोगे? याद नहीं करना है, रटना नहीं, समझना है प्रिय स्टूडेंट। मैंने पहले बता दिया था, हिंदी रटना नहीं, समझना है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब हम दूसरी भावना में प्रश्न को बाधित करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए साथियों, एक प्रकार का ये धागा है। जी हाँ, एक प्रकार की क्या है? धागा है। और धागे में बहुत सारे फूलों का क्रम बाई क्रम लगा हुआ है। ये धागा है और धागे में बहुत सारे फूलों का क्रम बाई क्रम लगा हुआ है। तो फूलों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या कहा जाता है? माला कहा जाता है। फूलों के व्यवस्थित क्रम के समूह को क्या नाम दिया जाता है? माला नाम दिया जाता है। ऐसे वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को क्या नाम दिया जाता है? वर्णमाला नाम दिया जाता है। स्टूडेंट याद रखना, आप चाहे जैसी परिभाषा याद कर सकते हो। विचार क्या है स्टूडेंट? याद रखना, विचार क्या है? याद रखना, भाषा जो हमारी है वो भाषा धातु से बनी है। ध्यान से सुनना, थोड़ा टॉपिक इधर का ले रहे हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है
ये किससे बनी है प्रिय साथियों? याद रखना, भास धातु से मिलकर बनी है। किससे बनी है दोस्तों? भास धातु से मिलकर बनी है। पर याद रखना, भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? विचार होता है। भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार होता है स्टूडेंट। आइए अब जरा देखते हैं। जैसे हम सभी मानव होते हैं, अपने अपने दिलो दिमाग में, अपने अपने मानस पटल में जो भी कुछ सोचते हैं, बुनते धुनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विचार कहा जाता है। पर उन्हीं विचारों को एक दूसरे के सामने जब हम अभिव्यक्त कर देते हैं तो याद रखना, उसी विचार को क्या कहा जाता है या क्या नाम दे दिया जाता है? ध्वनि नाम दे दिया जाता है। ध्यान से सुना, यानी जो हम कुछ अपने दिमाग में सोचते हैं, विचारते हैं, वही क्या है? विचार है। पर उस विचार को एक दूसरे के सामने हम जब अपने मनोभाव को प्रकट कर देते हैं, यानी जो कुछ हम सोचते हैं, गुनते धुनते हैं, जब वही एक दूसरे से हम बता देते हैं, तो वो विचार नहीं कहलाता, तब वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। और ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का जामा पहना देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है प्रिय साथियों। याद रखना, यानी ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? स्टूडेंट याद रखना, वर्ण कहा जाता है। आपसे कोई कहे वर्ण की डिफिनेशन क्या होगी, तो याद रखना कैसे बताएंगे? ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं या जामा पहना देते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। आइए समझते हैं स्टूडेंट। हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है। स्टूडेंट, घर परिवार के सभी सदस्यों द्वारा जब उससे ध्वनियों का उच्चारण कराया जाता है, ध्यान से सुना, तो बच्चा पहले जब धीरे धीरे बड़ा होता है, घुटनों के बल पर चलना सीख जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने नजदीकी चिकित्सालय में हम ना जाकर हम अपने नजदीकी गांव में जो विद्यालय होते हैं उसमें जब एडमिशन कराते हैं दोस्तों, हमारे गुरुजन बच्चे को सिखाते हैं, बेटा जरा का कर, बेटा जरा खा कर, बेटा जरा गा कर। अब का, खा, गा, घा, वो क्या हुई? ध्वनि हुई। और उसी को जब बच्चा लिख देता है या हम सभी लोग लिख देते हैं, का, खा, गा, घा पढ़ते हैं तो वो ध्वनि हो गई। लेकिन उसको जब हम लिख दिए ना दोस्तों, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? वर्ण में कन्वर्ट हो गया। इसी को कहा जाता है क्या स्टूडेंट? वर्ण कहा जाता है, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने इसका क्या नाम दिया? वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहे तब भी वर्ण लगाना है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तब भी क्या होती है? वर्ण होती है। स्टूडेंट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट हम आते हैं वर्ण विचार पर। कैसे कैसे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। स्टूडेंट, दिख नहीं रहा होगा तब भी बताइएगा। चलिए फटाफट देखेंगे स्टूडेंट। अब आप यहां समझ गए तो आइए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग से हिंदी चल रही दोस्तों, याद रखना, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप बताइएगा जरूर। और एकदम बेसिक चीजें हम बताने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। आइए दोस्तों, ये जो वर्ण विचार है दोस्तों, इसके दो अंग माने जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण के दो अंग होते हैं। स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाए वर्ण के कितने अंग होते हैं, तो वर्ण के दो अंग होते हैं। एक होता है स्टूडेंट स्वर होता है, और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। जी हाँ, स्वर जो होता है इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। इसको उच्चारण करने के लिए, पढ़ने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो व्यंजन होते हैं इनको उच्चारण करने के लिए, यानी इनको पढ़ने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जी हाँ, किनका? स्वर का। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है दोस्तों। इनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इनको पढ़ने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, इनको पढ़ने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों।
लेकिन वही व्यंजन है जो स्वर की सहायता से क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आइए इसके बारे में हम और बात करते हैं। पहले स्वर को कंप्लीट पढ़ते हैं। जो स्वर होते हैं स्टूडेंट, जो स्वर के प्रकार होते हैं ये कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। याद रखना, स्वरों के जो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। पर स्वरों की जो संख्या होती है स्टूडेंट, स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है। पर विद्वान साथियों, विषय बहनों, याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी होती है, उस केस में जवाब आपको 11 ही देना है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, या स्वरों की संख्या पूछे कितनी देनी है, 11। 13 कब होंगे, कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो हम बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हम फटाफट चल रहे हैं ऊपर। जरा वो स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट, है ना। वो स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो प्री स्टूडेंट, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, परेशान मत होना। अभी स्वर के प्रकार पढ़ लेते हैं। स्वर के प्रकार होते हैं 3। पहला होता है दोस्तों हर्ष स्वर होता है। हर्ष स्वर होता है स्टूडेंट। हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, मूल स्वर होता है। हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, आपके एग्जाम में मूल स्वर होता है। और हर्ष या मूल का मतलब क्या होता है प्री स्टूडेंट, गलती मत करिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हर्ष या मूल का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। जो हर्ष स्वर या मूल स्वर होते हैं दोस्तों, ये एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं, एक मात्रिक होते हैं। जी हाँ, एक मात्रिक होते हैं। इनका जो सिंबल होता है ऐसे खड़ी पाई की तरह होता है। हम कहें जो दूसरे नंबर पर आता है, जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है। दोस्तों एक नंबर नहीं छूटेगा, परेशान मत होइएगा। एक बार पढ़ने के बाद ना कहीं भी आप बैठोगे तो याद रखना हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी एक बार देखिए तो आप, मैं क्या क्या इसमें बताने वाला हूँ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर भी कहा जाता है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। और इसे द्विमात्रिक कहा जाता है। द्विमात्रिक कहा जाता है। और इसका सिंबल यस की तरह ही होता है। जी हाँ, इसका सिंबल क्या होता है, यस की तरह होता है। हम बात करेंगे स्टूडेंट तीसरे नंबर की, तो वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। जी हाँ, क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। और ये क्या होते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर का दूसरा नाम नहीं होता है। प्लुत स्वर जो होता है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा होता है। और याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक कहा जाता है। त्रिमात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक। स्टूडेंट आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का बच्चा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती के हमारे विषय बहने विद्वान साथी हो, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, कहीं भी बैठोगे जरूर आएगा। ये त्रिमात्रिक है। इसका सिंबल याद रखना, ऐसे भी होता है, 2 तरीका मैं बता रहा हूँ। 3 बार यस लिखकर ऐसे डाट डाट लगा देगा, इसका मतलब प्लुत स्वर। सबकी डिफिनेशन भी बताएंगे, मजा आएगा दोस्तों। और इसका सिंबल याद रखिएगा, ऐसे भी होता है। गलत मत करिएगा, क्योंकि जो जो एग्जाम में पूछा जाता है हर चीज से हम वाकिफ कराएंगे आपको। आइए प्रिय साथियों, जो हर्ष स्वर होता है, इसको पढ़ने में यानी इसको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। जी हाँ, सबसे कम समय। आपसे पूछा जाए स्वर के 3 प्रकारों में सबसे कम समय किसको पढ़ने में लगता है, तो हर्ष स्वर। याद रखना, सबसे अधिक स्वर किसमें लगता है, याद रखना, तो प्लुत स्वर। सबसे अधिक समय किसको पढ़ने में लगता है, तो याद रखना प्लुत स्वर। और याद रखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है स्वर के 3 प्रकारों में से ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने में यानी जिसको पढ़ने में हर्ष स्वर से ज्यादा तथा प्लुत स्वर से कम समय लगता है। फिर सुनो, हर्ष स्वर से ज्यादा प्लुत स्वर से कम समय लगता है, तो याद रखना वो कौन सा है, दीर्घ स्वर। तो हम लिख दे रहे हैं हर्ष स्वर से ज्यादा तथा प्लुत स्वर से कम समय लगता है, वो कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। स्टूडेंट बात समझ में आ चुकी होगी।
आइए एक बार मेंशन करते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं। अगर हम बात कहें स्टूडेंट, जो हर्ष स्वर होते हैं, जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं, याद रखना इसकी संख्या प्रिय स्टूडेंट कितनी होती है? 4 होती है। जी हाँ, 4 होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो हमारे प्लुस स्वर होते हैं स्टूडेंट, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मजा आने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इतना एक बार स्क्रीनशॉट लो प्रिय मित्रों। अब हम एक एक पर हम चर्चा करने वाले हैं, कहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। यहां से एक नंबर पक्का है, जो मैंने बताया सबसे अधिक सबसे कम, इनकी संख्या आपको याद करनी है। अब जरा देखो, तो प्रिय स्टूडेंट, जो हर्ष स्वर है इसकी संख्या 4 होती है। पहले हम हर्ष स्वर के बारे में मेंशन कर रहे हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और क्या होता है? री होती है दोस्तों। याद रखना, आ, ई, उ, री, याद रखना ये एक मात्रिक होते हैं। इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा 1 गिनी जाती है। यानी इन स्वरों का प्रयोग जिस भी व्यंजन के साथ किया जाता है ना, उसमें मात्रा कितनी काउंट होंगी? 1 होंगी। यानी इस पे कितनी की मात्रा लगेगी? 1 की सिंगल की मात्रा लगेगी। स्टूडेंट याद रखना, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा गृह, तो देखो यहाँ री है। क्या है? री है। इस पर 1 मात्रा काउंट होगी, है सिंगल है, 1 मात्रा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा कमल स्टूडेंट, अब कमल को तोड़ो। पैक को जब आधा करोगे स्वर रहित तो आ स्वर निकलेगा, माँ को आधा करोगे तो ए स्वर निकलेगा, ले को आधा करोगे तो ए स्वर निकलेगा। यानी इस पर कुल कितनी मात्राएं होंगी? 3 मात्राएं होंगी। कमल पे सिंगल है, क्योंकि आ स्वर निकलेगा, ए का उच्चारण करेंगे, यहाँ ए साउंड निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हम अदर एग्जांपल में, जैसे मैंने कहा तिथि, यानी इन स्वरों का प्रयोग जिस व्यंजन के साथ किया जाता है उनकी मात्रा 1 मानी जाती है। अब तिथि में जरा देखो, ति में छोटी ई की मात्रा है, तो 1 मात्रा लग जाएगी। यहाँ तिथि में कुल कितनी मात्राएं होंगी? 2, यही ये कह रहा है। अब जरा जाइएगा मत, बने रहिएगा। जो हमारे आ है, यानी जो हमारा आ है दोस्तों हर्ष स्वर में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। ए को ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय या मध्य स्वर। दोस्तों ए को क्या कहा जाता है? केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है। एक बार आप पढ़ लेंगे ना दोस्तों, 2, 3, 4 क्लास में खत्म कर देंगे। ए को क्या कहा जाता है? केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। जो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने 11 स्वरों का प्रयोग किया, उनमें से 11 में से उन्होंने कहा ए को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 हर्ष स्वर की, और यही आ, ई, उ, रे, यानी इनकी मात्रा कितनी काउंट की जाती है? 1 काउंट की जाती है। अब बात आती है हर्ष स्वर में कुल कितनी मात्राएं होंगी। तो स्टूडेंट मैंने कहा ए को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है ना, लेकिन जो छोटा ए होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हर पुस्तक यहाँ साइलेंट होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती स्टूडेंट। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। स्टूडेंट दिख नहीं रहा होगा तो बताइएगा। जी हाँ, ए की कोई मात्रा नहीं होती है स्टूडेंट, इतना याद रखना। यानी आपसे पूछा जाए 11 स्वरों में से ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है स्टूडेंट, तो आपको बताना है छोटा ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आपसे पूछा जाए केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों छोटा ए को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला हूं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग, यानी अंग और आहा का प्रयोग, यानी ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है। स्टूडेंट आपको पता होगा ऑलरेडी, ये जो बिंदी ऊपर लगती है इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार। ये जहां लगता है ये क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग आपकी यूपी ट्रिपल एससी
और शिक्षक भर्ती में कई बार आ चुका स्टूडेंट, तो गलती मत करिएगा। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है या किस स्वर के साथ होता है, तो अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग दोस्तों याद रखना है हमेशा छोटा एस स्वर या वर्ण के साथ होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, याद रखना यदि आप पढ़ने वाले छात्र होंगे तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा होगा। वीडियो पर आए सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट, तहलका मचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार पढ़ने के बाद हर चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके देखो, तहलका मचाओगे आप। लेकिन इस बार मैं चीजें ऐड करके नई नई बताने वाला हूं, परेशान मत होइएगा, और बाकी आप पढ़ते रहो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है नए पैटर्न पर आधारित। तो आइए दोस्तों, आपने देखा, आइए अब हम चलते हैं कहां, फटाफट। जी हाँ, दीर्घ स्वर पर हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां तक की मैंने बात बताई, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए जो हमारा हरस स्वर है, हरस स्वर में कुल मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो कुल मात्राएं कितनी बची, जितने यही बचे 1 2 3 यानी 3 मात्राएं। तो हम यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। हरस स्वर में कुल कितनी मात्रा होती है, तो हरस स्वर में कुल 3 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं स्टूडेंट, 3 मात्राएं होती हैं। हरस स्वर में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 3, ई उ री पर, जबकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है स्टूडेंट। जी आइए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आगे के बिंदु पर। आगे का बिंदु मतलब क्या है, अब आप समझ सकते हैं दीर्घ स्वर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम स्वर ये तीनों खत्म करेंगे, और याद रखना आप लोग पढ़ते रहिएगा स्टूडेंट, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका क्लियर नहीं है, बज रहा है, तो आप पूछ सकते हो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आइए हम दीर्घ स्वर पढ़ने वाले हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है स्टूडेंट, दीर्घ स्वर इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, क्या होता है, औ, ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर, यानी बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ, और क्या होता है, और ये 7 होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, यानी इनका जब उच्चारण करोगे, अभी तो हरस स्वर पढ़े थे, छोटा आ से बड़ा है बड़ा आ, छोटी ई से बड़ी है बड़ी, ऐसे छोटा ऊ से बड़ा, बड़ा है बड़ा ऊ, तो हरस स्वर से अधिक समय इसको पढ़ने में लगेगा जब मात्रा ऑलरेडी एक अधिक है। तो अब जरा देखो स्टूडेंट, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपने यहां तक तो पढ़ा, लेकिन याद रखना जो ए, ओ, औ है ना स्टूडेंट, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब बताएंगे कैसे कैसे एग्जाम में आया। स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, परेशान मत होना। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7, ये टोटल मिलाकर, यानी दीर्घ स्वर में कितने संयुक्त स्वर होते हैं, तो आपके एग्जाम में आएगा तो कितना क्लिक करोगे, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर में कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं, 4, ए, ओ, औ। अब आता है ये किससे मिलकर बनते हैं स्टूडेंट, जरा इंक खत्म हो गया है, बता रहे, तो जरा देखो अब ये किससे मिलकर बनते हैं, कैसे याद करना है, याद करने का तरीका भी बताएंगे, परेशान मत होना, है ना। खाली आप पढ़ते रहो, विधिवत और कुछ करना नहीं स्टूडेंट, इस बार सिलेक्शन ले लेना है चाहे जैसे। देखो स्टूडेंट, अब क्या है यहाँ, जैसे यहां संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 दीर्घ स्वर में, यानी ए, ओ, और क्या है, औ। जरा देखो स्टूडेंट, अब ये किससे किससे मिलकर बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। यदि आ या आ का मेल ई या ई से किया जाए तो क्या बनता है, ए। यदि स्टूडेंट ऐसे ही आ या आ का मेल किससे कराया जाता है तो क्या होता है, अय।
तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है ना, और कैसे आता है उसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आ का मेल ई से होता है, तो ये आ का मेल याद रखिएगा स्टूडेंट, जब ए या ऐ से होता है तो क्या होता है ऐ। ओ का निर्माण कैसे होता है, जब आ या आ का मेल ऊ या ऊ से होता है तो क्या होता है ओ। जब ऐसे ही आ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो क्या होता है औ। यानी इसको आपको याद ही करना। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में या जो आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट भाई जो टेक्निकल की तैयारी करते हैं उनसे डायरेक्टली पूछा जाता है, ये छोटा आ का मेल छोटी से कराएंगे तो क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया जाता है, बड़ा का मेल बड़ी से, या बड़ा का मेल छोटी से, छोटा का मेल बड़ी से, ए बनेगा। अगर छोटा का मेल ए से करेंगे तब हर कंडीशन में आए, बड़ा का मेल इससे करेंगे तब भी आए। ऐसे बड़ा का मेल छोटा से तब भी हो, छोटा का मेल बड़ा से तब भी हो, हर कंडीशन में ओ बनेगा, किसी से कराएंगे। ऐसे आ का मेल ओ से करेंगे, छोटा का मेल ओ से, या बड़ा का मेल ओ से, या बड़ा का मेल औ से, तो हर कंडीशन में क्या बनेगा औ बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब एक प्रैक्टिकल करके हम दिखा दे रहे हैं स्टूडेंट। जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ध्यान सुनो, ऐसे देगा आ और ई से क्या बनेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो वहां ऐसे देगा आप जान नहीं पाएंगे। देगा दोस्तों ऊ बनेगा, ओ बनेगा, औ बनेगा, फिर क्या बनेगा ए बनेगा। तो अगर जब आप पढ़े रहेंगे ना तभी 4 ऑप्शन बता पाएंगे यहाँ। तो जरा देखो 4 ऑप्शन तभी तो बता पाएंगे कि आ और ई से क्या बनता है, तब हम इस पर क्लिक कर देंगे। आइए और हम बताते हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखना दीर्घ स्वर के बारे में जो आपको जानना जरूरी है वो क्या है। जो दीर्घ स्वर होते हैं इनसे युक्त व्यंजन की मात्रा कितनी मानी जाती है, 2। जैसे मैंने लिखा कोमल, जैसे मैंने लिखा कोमल, तो कोमल पे देखो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, जैसे ये ओ की मात्रा, तो ये ओ स्वर है, यहाँ देखो ओ स्वर, इसकी मात्रा कितनी मानी जाती है मैंने आगे मेंशन किया था 2। इस पर 2 लगाएंगे, वहां पे एक सिंगल है लाभ 1, तो कोमल में कितनी मात्रा हो गई, कुल 4 मात्रा हो गई। ये 2 का सिंबल है। जैसे मैंने लिखा मोरनी, मोरनी, अब ओ पे कितनी मात्रा काउंट करेंगे, 2, ये एक नी बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा कितनी मानी जाती है, 2, तो मोरनी में कुल कितनी मात्राएं हो गई, 5। कितनी मात्राएं हो गई, 5। ऐसे आपको क्लियर करना है। आइए हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो बताना जरूर, अगर साउंड में भी कोई कमी होगी तो वो भी आप बताइएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आइए फटाफट हम बात करते हैं प्लस स्वर के बारे में। प्लस स्वर होता क्या है, एक बार इसके साथ ले लो, आपको लेना है। बहुत सारे स्वर हैं उसके बारे में मेंशन करेंगे, परेशान मत होना स्टूडेंट। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे स्टूडेंट। जब प्रैक्टिस भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर हो जाएगा उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब जरा देखो प्लस स्वर क्या होता है, प्लस स्वर क्या होते हैं। अब प्लस स्वर में स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, प्लस स्वर में इसकी डिफिनेशन आती है। थोड़ा एक बार पानी वानी पी ले दोस्त, परेशान मत होना। आपसे पूछा जाएगा प्लस स्वर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। किताब में चीजें अलग मेंशन होती हैं, जो मैं बता रहा हूं एक बार में आपको। जरूरी नहीं दोस्तों आप किताब पढ़ के जाओ उससे क्वेश्चन आ जाए, कई बार ऐसा होता पढ़ के जाते हैं तब भी समझ में नहीं आता। तो प्लस स्वर उसे कहा जाता है जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो, जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो। यानी जो प्लस स्वर होता है इसको पढ़ने में सबसे अधिक समय लगता है। बात ध्यान से सुनिएगा, हर स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय इसमें लगता है। तो जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जो सिंगर्स वगैरह होते हैं माइक पकड़ने से पहले गले से आ करके टोन निकालते हैं, ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक होता है। हम हमारे घर परिवार में हमारे पंडित जी महोदय आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, कहते हैं ध्वनि का उच्चारण क्या हुआ, काफी लंबे समय तक। ये बताओ
हिंदी रटना नहीं, समझना है। कई बार आपने देखा होगा बचपन में हम छोटे छोटे थे, हम हमारे घर परिवार में हम सभी लोग होते थे। आप कभी भी अभी भी आजमाइएगा जाके, कोई घर बना हो हाल टाइप हो, यानी रूम हो, बंद रूम हो, खाली हो, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई वस्तु ना हो, और जब उसमें करोगे हलो 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 हलो, तो उसमें हलो 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 की आवाज कई बार गूंजेगी आपके कानों में। यानी ध्वनि का उच्चारण क्या हुआ काफी लंबे समय तक। आपने बरसात के सीजन में देखा होगा, सावन का महीना होता है, बादल छाए हुए होते हैं, बिजली कड़कती है दोस्तों। जब बिजली कड़कती है तो ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक होता है। हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, कम समझदार होता है, नादान होता है। बच्चा जब बाहर चला जाता है खेलने के लिए दोस्तों, और जब वो मृदमय हो जाता है, मिट्टी से लसपस हो जाता है, घर के किसी सदस्य द्वारा एक थप्पड़ मार खाता है, या बच्चा कोई भी गलती कर देता है, तो आपने देखा होगा बच्चा एक साथ में कहता है, जोर से रोता है, लंबी सांस लेता है। ध्वनि का उच्चारण क्या हुआ? तो हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने मेंशन किया, जैसे ओम, हे राम, हे जगदम्बे मैया। तो जरूरी नहीं है तो जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो। स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब आप किसी तालाब के किनारे कोई पनघट हो, पानी का किनारा हो, घड़ा भरते हैं, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा घड़ा भरते हैं, या पहले कुएं में से पानी निकालते थे हमारे पूर्वज। जब घड़ा भरता है तो ढब 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 की आवाजें करता है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो उसे पुरुष स्वर कहा जाता है, जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो। इसकी संख्या मैंने बताया था कितनी होती है स्टूडेंट, 8 होती है। अब वो 8 कौन कौन से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अब वजह बता रहे हैं, है ना, उसका सिंबल मैंने बता दिया था। एक होता है ए, प्लस होता है दीर्घ स्वर, प्लस होता है दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक ये प्लस 7 ये, इसका कितने हो गए? 8। अब 8 कैसे हुई? ध्यान से सुनना, सब बताएंगे स्टूडेंट। अब पहले ए जानो, इसके उदाहरण तो दिए जाते हैं पुस्तकों में, हे राम, ओम, हे जगदम्बे मैया, जैसे मैंने बताया। तो याद रखना, जो ए स्वर होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा जब हम आ का उच्चारण बड़ा दीर्घ स्वर ये जो होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए, ओ, और क्या होता है? औ। यानी उन्होंने कहा जब हम इनका उच्चारण 2 से अधिक बार करेंगे, आ आ आ, तो याद रखना ऑलरेडी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगा। तो अगर इनका उच्चारण हम 2 से अधिक बार कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनका उच्चारण 2 से अधिक बार कर रहे हैं तो भी पुरुष स्वर होगा, तो अच्छा। अब उन्होंने कहा आ स्वर का उच्चारण करेंगे तो आ ही निकलेगा, लेकिन यदि छोटा आ का उच्चारण करेंगे तो याद रखना आ करते करते बड़ा आ निकलेगा। बड़ा ऑलरेडी है यहाँ, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उन्होंने यहाँ सेलेक्ट किया। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, हम बचपन में छोटे छोटे थे, कुछ लोग हमसे हंसी मजाक करते थे, कहते थे करो राम 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 राम, तो मरा 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 मुंह से आने लगता था। वही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही दोस्तों। याद रखना हर्ष स्वर की पुरुष स्वर की संख्या कितनी होती? 8। कोई कहे कौन कौन, तो छोटा आ और दीर्घ स्वर 7। उदाहरण के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ओम, हे राम, हे जगदम्बे मैया, जगदम्बे मैया। स्टूडेंट, बात समझ में आ चुकी होगी। यानी जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो, वहां क्या होता है? पुरुष स्वर होता है। तो प्लीज साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब हम आगे मेंशन करेंगे। प्लीज स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा जो री स्वर होता है 11 में री स्वर, एक होता है री, एक होता है दीर्घ री। ये मैंने दीर्घ री बनाया। दीर्घ री का उच्चारण हमारे हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है, इतना याद रखिएगा। दीर्घ री का उच्चारण हमारे हिंदी में नहीं होता, कहाँ होता? संस्कृत में होता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आइए, अभी स्वर भी चल रहा है,
अब इस वक्त चलेगा। हम बात करेंगे अगर पूछा जाए संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। सिर्फ पूछे मूल स्वर कितने होते हैं 11, स्वरों की संख्या तो 11। पर अगर पूछे संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13 होती है। पर आइए हम एक मेंशन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जैसे मैंने लिखा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और क्या है दोस्तों, औ है। ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ हमारे जो पूर्वज थे उनको इस चीज का पता नहीं था, अंग और आहा का जिक्र कर देते थे। स्टूडेंट, हम हमारे घर परिवार में जो हमारे पूर्वज थे, आज काफी समय पहले हमारे पूर्वज इतने घर के पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं हुआ करते थे, ना तो हमारे गुरुजन को इतना पता होता था। जब सायंकाल की बेला पर हम सभी लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर परिवार के सदस्य हमको पढ़ाने के लिए बैठाते थे पास में। हम हमारे गुरुजन बैठाते थे पास में, स्कूलों में पढ़ाया करते थे। वो कहते थे बेटा जरा कर आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। अब हमारे गुरुजन को ये नहीं पता था, हमारे पूर्वज को नहीं पता था, हमारे घर परिवार वालों को नहीं पता था कि अंग और आहा का जिक्र करते ही ये मूल भाषा में स्वरों की संख्या काउंट हो जाते हैं। मूल भाषा में अगर ये पूछे, मूल भाषा में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मूल भाषा में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ 11 नहीं, कितना बताना है, 13। आपसे पूछेगा मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 कैसे हुई तो बताओगे 11 मूल स्वरों की संख्या हुई और 2 अंग और आहा को जोड़ दिया जाता है, अंग और आहा को जोड़ दिया जाता है तो वो मूल भाषा में स्वरों की संख्या कहलाते हैं। अब जरा देखो दोस्तों, ये अंग और आहा इसे क्या कहा जाता है, अनुसार, और इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग। बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे क्या कहा जाता है, अनुसार, और इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। अनुसार और क्या कहा जाता है, विसर्ग। यानी जो अंग और आहा होते हैं, अंग और आहा होते हैं दोस्तों, याद रखना इसको पदों के रूप में जो इनका उच्चारण होता है इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अयोगवाह को जब हम तोड़ेंगे कई पदों में तो क्या होगा, ए प्लस योग प्लस वाह होगा दोस्तों, याद रखना। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जाए, अयोगवाह की संख्या कितनी, बार बार एग्जाम में आता है, तो 2 होती है, अंग और आहा। अयोगवाह, ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब वहन होना या साथ साथ चलना या जुड़ना, चलना या क्या होता है, जुड़ना। यानी अयोगवाह किसे कहा जाता है, यानी वे वर्ड, याद रखना अयोगवाह का प्रयोग कहाँ होता है वो भी सब बता रहे हैं, ध्यान सुनो। अयोगवाह आ प्लस योग प्लस वाह, यानी अयोगवाह जो साथ साथ जुड़कर या चलकर वहन नहीं होते हैं दोस्तों, वहन नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो अयोगवाह होते हैं, अनुसार और विसर्ग होते हैं, इनका प्रयोग याद रखना व्यंजन के साथ नहीं होता है, व्यंजन के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यंजन के साथ नहीं होता है। अयोगवाह का प्रयोग किसके साथ होता है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना अयोगवाह का प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा। अयोगवाह का प्रयोग स्वर के साथ होता है, स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। अयोगवाह का प्रयोग स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। इसे अनुसार कहा जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह में कितने पद होते हैं अगर आ जाए तो 3 पद होते हैं। अयोगवाह में कितने पद होते हैं, 3, आ प्लस योग प्लस वाह। यानी जो अयोगवाह होते हैं किसके साथ जुड़कर
या चलकर वहन नहीं होते हैं, तो व्यंजन के साथ ये जुड़कर या साथ चलकर वहन नहीं होते हैं। यानी अयोग वाह का प्रयोग किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे मैंने कहा ये विसर्ग है दोस्तों। जैसे मैंने कहा प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल मैंने लिखा, अर्थात जहां ये लगा, प्रातः काल तो अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। जहां ये विसर्ग लगता है उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती, याद रखना, हमारा शब्दकोश गलत हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा दुख, जैसे मैंने लिखा देखो दुख लिखा। अब देखो यहाँ प्रातः में जब ता को आधा करोगे, यहाँ आ स्वर निकलेगा तो आ पे लगा है, आ पे लगा है। जब यहाँ दा को आधा करोगे तो क्या है? छोटा ऊ है, यानी इसका प्रयोग स्वर के साथ होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जाए, जो हमारा अनुस्वार और विसर्ग होता है, इनका प्रयोग किसके साथ होता है, किस वर्ण के साथ? देखो ये छोटा है, छोटा, यानी अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है। स्वर में किस स्वर के साथ या वर्ण के साथ? छोटा ए के साथ। एक वाला लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। चलिए प्रिय स्टूडेंट, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर हम कल आगे एक कदम बढ़ेंगे, जो हमारे और स्वर होते हैं उनको समाप्त करके व्यंजन पे डायरेक्टली चलेंगे। सब बताएंगे दोस्तों, परेशान मत होना दोस्तों। चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम नए बिंदु के साथ मिलेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, और एक क्लासेज अनवरत चलेंगी, है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।